नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज मैं क्लास 10th का एसएसटी पाठ्य पुस्तक का जाति, धर्म और लैंगिक मसले के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस पाठ में बताया गया है कि महिलाओं की स्थिति जो देश में किस प्रकार से है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, तो 54% जो है साक्षरता दर महिलाओं की है। और मतलब 100 में से जो है 54 महिलाएँ पढ़ी लिखी है। कहने का मतलब राजनीति के क्षेत्र में प्रायः अभिव्यक्त होता है। तो राजनीति के क्षेत्र में धार्मिक विभाजन हमें देखने को मिलता है कि लोगों को धर्म के आधार पर बांटकर उनका वोट बैंक प्राप्त करने का नेताओं का इरादा होता है। ठीक है, कौन से विकल्प पर आधारित सामाजिक विभाजन केवल भारत में? तो निश्चित रूप से जाति आधारित है ना, धर्म आधारित या जाति आधारित सामाजिक विभाजन हमारे देश में पाया जाता है। यानी हमारे देश के लोगों को विभिन्न जातियों में बांटा हुआ है। 1961 के बाद किस समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है? तो ऑप्शन मुस्लिम। निम्न में से भारत में स्त्रियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो वर्तमान में तो पंचायत राज संस्थाओं में ही है। 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। और वर्तमान में लोकसभा में बिल पारित हो गया है, तो लोकसभा में भी अब आगे चुनाव में हो जाएगी, लेकिन इसमें उत्तर आएगा पंचायत राज की संस्थाएं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियाँ और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। तात्पर्य रिक्त स्थान से इस प्रकार से है कि भाई स्त्री और पुरुष को हम अलग अलग मानते हैं। लैंगिक असमानता का मतलब स्त्री और पुरुष अलग अलग, तो अलग अलग हम किस आधार पर मानते हैं? उनकी बनावट के हिसाब से नहीं मानते हैं, है ना, शरीर की बनावट के हिसाब से नहीं मानते हम। किस आधार पर मानते हैं? कि रूढ़ छवियाँ, यानी कि पुराने ज़माने में से सोच चली आ रही है कि भाई स्त्रियाँ जो है घर का काम करेगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे, तो उनके आधार पर है। और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं कि समाज में जो स्त्री की क्या भूमिकाएं हैं, पुरुष की क्या भूमिकाएं, कि पुरुष जो है वो पैसा कमा के लाएगा, अपना परिवार का पालन पोषण करेगा, और महिला जो है वो अपने बच्चों का रख रखाव करेगी, खाना बनाएगी, है ना, घर के काम करेगी। तो उसके आधार पर लैंगिक असमानता हम कह सकते हैं किसके बीच में? स्त्री और पुरुष के बीच में, न कि उनकी जैविक बनावट के हिसाब से। इसलिए ये आएगा। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा कितना % था? तो अनुसूचित जाति का मतलब एससी जो कम्युनिटी है, हमारे दलित भाई, तो वह है 16.6%। ठीक है, भारत में 2011 में मुस्लिम समुदाय की कुल आबादी की कितना % थी? 14.2%, यानी कि 100 में से 14 लोग मुस्लिम थे। ठीक है, 2011 के अनुसार। वर्तमान में तो बढ़ गया होगा आंकड़ा। प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, तो ये क्या कहलाती है? लिंगानुपात। आपको परिभाषा याद रखनी है कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो केरल का देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में रिक्त स्थान सभी नागरिकों को और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। कौन? संविधान। तो व्यक्ति अपने हिसाब से अपने अपने धर्म का पालन कर सकता है, ये हमें संविधान देता है। ठीक है, संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से एक मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने अनुसार अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। ठीक है, नारीवादी आंदोलन किसे कहा जाता है? नारीवादी से तात्पर्य कि भाई महिलाओं के बारे में होगा निश्चित रूप से। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई है। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने स्त्रियों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई है। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा गया, यानी कि स्त्रियों की जो दशा है वो ठीक करने के लिए, सुधार करने के लिए, यानी कि महिलाओं को केवल घर के कामकाज से नहीं देखा जाए, मतलब वो बाहर निकल कर पुरुषों के बराबर काम कर सकती है, हर क्षेत्र में महिला भी आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए किए गए आंदोलन को क्या बोलते हैं? नारीवादी आंदोलन। इंग्लैंड में किस धर्म को विशेष दर्जा दिया गया है? तो निश्चित रूप से इंग्लैंड में ईसाई होते हैं, तो ईसाई धर्म को विशेष दर्जा वहाँ पर दिया गया। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इस कथन में धर्म से क्या तात्पर्य? ठीक है, तो कथन इस प्रकार से, गांधी जी ये नहीं कह रहे हैं कि भाई धर्म की राजनीति करनी चाहिए, नहीं। धर्म का मतलब यहाँ पर किससे? नैतिक मूल्यों से। धर्म हमें क्या सिखाता है? नैतिक मूल्य भी सिखाता है, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, है ना, गलत आचरण नहीं करना, गलत काम नहीं करना, तो नैतिक मूल्यों से है इसमें। सांप्रदायिक राजनीति किस सोच पर आधारित होती है? तो सांप्रदायिक का मतलब ये धर्म की राजनीति, है ना। तो सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। ठीक है, तो समाज में जो समुदाय बटे हुए हैं वो किस प्रकार से हम समुदाय बोलेंगे, किस प्रकार से बोलेंगे? धर्म के आधार पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार से। सांप्रदायिकता किसके लिए चुनौती मानी गई? तो लोकतंत्र के लिए सांप्रदायिकता बड़ी चुनौती मानी गई। लोकतंत्र का मतलब, लोकतंत्र किसे कहते हैं? जहाँ पर जो है वो नेता को लोग चुन करके भेजते हैं, कहाँ? विधानसभा, लोकसभा में। ठीक है, तो सांप्रदायिकता के नहीं, धर्म। सांप्रदायिकता का मतलब ही क्या है? कि लोगों को अलग अलग धर्मों में बांट देना, वो कहलाता है सांप्रदायिकता। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, लोकतंत्र खतरे में होता है अगर इस प्रकार धर्म के आधार पर लोगों को बांट दिया जाए, तो लोग लड़ने लग जाते हैं धर्म के आधार पर, तो इसका मतलब सांप्रदायिकता देखने को मिलती है वहाँ पर। ठीक है,
किस व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय किया है? तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार है। एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय किया है। क्या भारतीय जनता राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया है? तो बिल्कुल नहीं। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है, यानी कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, इसलिए तो हमारे देश को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की संज्ञा दी गई। यानी कि भारत देश जो है, भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर सर्वधर्म की मान्यता है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। वर्ण व्यवस्था किस धारणा पर आधारित है? तो वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। वर्ण का मतलब जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, तो वर्ण का मतलब जाति एक तरीके से, ठीक है। तो वो फर्क हो गया ना कि भाई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय हो गया, शूद्र है यानी कि निम्न वर्ग का है तो अपने से अलग मानने की धारणा है, ठीक है, कि भाई ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है। इस प्रकार से विभिन्न भारतीय समाज सुधारकों ने किस प्रकार की समाज व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए? तो समाज सुधारक जो भी आएंगे वो समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियाँ, छुआछूत आदि को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो विभिन्न भारतीय समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की है। ग्रामीण क्षेत्रों में किस व्यवस्था के कमजोर होने से वर्ण व्यवस्था की मानसिकता में बदलाव आ रहा है? तो गांव में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि अब लोग शिक्षित भी हो रहे हैं तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। तो महिलाओं की दुर्दशा जो पहले थी वो अब नहीं है। अब वर्तमान में महिलाएं भी स्वच्छंद घूम सकती हैं, अपना काम अपने अनुसार कर सकती हैं। महिलाएं पुरुषों के बराबर बढ़ चढ़कर प्रत्येक काम में भाग ले रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पाठ के क्वेश्चन आंसर हमने देखे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।